गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, हम केडी प्रसाद अब आपके सामने एक बार फिर प्रेजेंट हैं। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि 10 क्लास का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था अब उसकी एग्ज़ाम नहीं होगी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उसे मार्क्स दिया जाएगा। तो जैसे यह स्टेटमेंट आया है तो बिल्कुल क्लियर कट बात हो गया। अब आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं रह सकते हैं। अब आप 11 क्लास के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा सकते हैं। पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रहा था, 10th का जो बचा हुआ उसका क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अब जो आप कंफ्यूजन में थे उसको रिमूव कीजिए और 11 क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए। तो आज के लेक्चर में हम 11 क्लास का ही टॉपिक लेके आए हैं। हालांकि इसके पहले 2 लेक्चर 11 क्लास का हुआ था, हमें भी कंफ्यूजन हो रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन जो गाइडलाइन आया है सीबीएसई बोर्ड का उससे ही क्लियर हो गया। अब आप 11 में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप 10th का प्री बोर्ड भी दे दिए, 10th का बोर्ड भी दे दिए, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था उसका भी एग्जाम आप दे नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब आप फ्री हो गए, उन बातों को भूल जाइए, 11 क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए। तो भाइयों बहनों, हम 11 क्लास का जहां पे टॉपिक एंड किए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में, वहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि 11 क्लास का रेगुलर लाइव क्लास भी चल रहा है। जो बच्चे पहले से ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं उन बच्चों का लाइव क्लास कंटिन्यू चल रहा है, उसके डेट और टाइम के हिसाब से। इसलिए जो बच्चे अभी आप सोच रहे होंगे कि हम केडी सर से पढ़ेंगे, कब बैच स्टार्ट होगा, उनको मैं कहना चाहता हूं अब आप लेट ना करें, क्योंकि वो कंफ्यूजन भी क्लियर है और लाइव क्लास भी स्टार्ट है। तो इसलिए अपना आप इंफॉर्मेशन, एड्रेस, स्कूल नेम के साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल पे बात भी कर सकते हैं। हम आपको बैच में ऐड कर लेंगे। और ये जो वीडियो आप YouTube में देख पा रहे हैं IIT कैंपस के अंदर, ये तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ लाइव क्लास का भी आनंद लेंगे। और किसी प्रकार का डाउट, क्यूरीज, क्वेश्चन आपके मन में जो डेवलप होगा उसका जवाब हम लाइव क्लास में देंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और अपना आप एड्रेस वगैरह सेंड करेंगे। तो चलिए, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन देना था। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है 11 क्लास का, वो सबसे पहला टॉपिक है कांस्टेंट। हमारा क्वेश्चन आता है, यह न्यूमेरिकल में यूज होता है कांस्टेंट टर्म का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। हालांकि जब कांस्टेंट आप जानने जाइएगा तो एक टर्म और आएगा, उसका नाम है वेरिएबल। लेकिन सबसे पहले हम कांस्टेंट को समझेंगे, उसके बाद वेरिएबल की ओर चलेंगे। तो नाम से ही क्लियर लग रहा है कांस्टेंट। आप सुने भी है जूनियर क्लास में, जिस फिजिकल क्वांटिटी का, जिस टर्म का वैल्यू किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। हम आपके सामने एग्जांपल लाते हैं।
देखिए बहुत ही जाना पहचाना एग्जाम्पल पाई ले रहे हैं। इसकी वैल्यू 3.14 होता है। आप इसको 22/7 भी लिखते हैं। तो क्या समर सीजन में 3.14 हो रहा है तो विंटर में कुछ और हो जाएगा, स्प्रिंग में कुछ और हो जाएगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे भी कह लीजिए, अगर हम पाई को किसी भी क्वेश्चन में यूज करें, चाहे वो क्वेश्चन जिस मॉडल का हो, पाई का वैल्यू हमेशा वही रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा। दैट इज पाई कांस्टेंट है। यहां पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। इसकी भी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे जहां भी इसको अप्लाई कर दें, हमेशा इसका वैल्यू फिक्स है। तो वैसा क्वांटिटी और टर्म जिसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसका वैल्यू किसी भी हालात में चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। बट कांस्टेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दूसरा होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। अब मैं आपसे सबसे पहले डिस्कशन में लाना चाहता हूं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट किसको कहते हैं। नाम से बहुत कुछ समझ में आएगा। कांस्टेंट तो होना ही है, लेकिन उसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो दोज कांस्टेंट विच हैव नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे यहां पर जो एग्जांपल लिए थे, पाई का वैल्यू 3.14, इसके पास वैल्यू फिक्स है, लेकिन कभी भी यूनिट नहीं होता है, कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट। सारे नंबर ले लीजिए, इवन फ्रैक्शन में ले लीजिए, 4/9 5/7 डॉट डॉट डॉट, कुछ पॉइंट में ले लीजिए 0.25, कुछ भी नंबर लीजिए, सारे नंबर कांस्टेंट है। क्या 3 कभी चेंज होने वाला है? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इसके पास यूनिट नहीं होता है, इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए ऐसे कांस्टेंट का नाम है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो दोज कांस्टेंट विच हैव नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अब भाइयों बहनों, डायमेंशन के बाजार में डायमेंशनलेस कांस्टेंट का कोई यूज नहीं होगा, यूजलेस होगा। डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 का वैल्यू है वही 20 का वैल्यू है, जो 3 का वैल्यू है वही 30 का वैल्यू है। डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाई का वैल्यू है वही 2 पाई का वैल्यू है। डायमेंशन के बाजार में डायमेंशनलेस कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। केडी के बाजार में छोटे 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 छोटे, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ वैल्यू नहीं होता है। भाइयों बहनों, तो आप समझ रहे होंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है। Those constant which have not dimensional formula are called dimensionless constant। अब जरा आप चलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट तो होना ही होना है, लेकिन इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर, दोज कांस्टेंट विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल यहां आप लिए थे, कैपिटल जी का वैल्यू लो 6.67 10⁻11, इसके पास यूनिट भी है, और जब यूनिट है तो निश्चित रूप से इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। तो ये कांस्टेंट है, वैल्यू भी है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, तो ऐसे कांस्टेंट का नाम होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। एक लीजिए प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.65 10⁻34 जूल सेकेंड। यह भी एक कांस्टेंट है, इसके पास यूनिट है, इसलिए ये काउंट होगा डायमेंशनल कांस्टेंट में। तो अगर आपसे कहता है डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, तो एक वैसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट आर एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। और इधर आपने देखा डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
तो ओवरऑल आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज डायमेंशनलेस एंड सेकंड इज डायमेंशनल कांस्टेंट। अब हम चलते हैं वेरिएबल की ओर। तो आइए अब जरा हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वेरिएबल, इसको आप एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, अपोजिट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वो टर्म, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट। तो यहां आप क्या बोलेंगे? वो क्वांटिटी और टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होते रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। लेकिन इस वेरिएबल को भी आप दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। दूसरा आपका है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। तो आइए सबसे पहले डायमेंशनलेस वेरिएबल हम जानना चाहते हैं, किसको कहते हैं। वेरिएबल भी होना चाहिए और डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होना चाहिए। वैसे क्वांटिटी का नाम, वैसे टर्म का नाम रखा जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल। एज फॉर एग्जांपल, चलिए पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में sin 30 का वैल्यू 1/2, एकदम सिंपल एग्जांपल। sin 60 का वैल्यू √3/2। भाइयों बहनों, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सभी के वैल्यू चेंज होते हैं, लेकिन किसी के पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब आप आ जाइए लॉग फंक्शन में। log 1 का वैल्यू आप जानते हैं 0, log 2 का वैल्यू 0.3। इसी प्रकार से log का वैल्यू चेंज करते जाओ, इधर रिजल्ट भी चेंज होगा, लेकिन किसी के पास यूनिट नहीं है, किसी के पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो ओवरऑल यही बोल सकते हैं आप, एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी और टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होते रहता है और डायमेंशनल फॉर्मूला उसके पास नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब जरा आप आइए, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आपको अंदाजा अब लग गया होगा, क्योंकि कांस्टेंट भी आप पढ़े हैं, अब वेरिएबल का भी एक पार्ट पढ़े हैं, तो ये भी अंदाजा लगा लिए होंगे कि एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, लेकिन उसका यूनिट कभी नहीं चेंज होगा। उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स रहेगी, कभी नहीं चेंज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल लेता हूं। फोर्स का हम कहना चाहते हैं, चलो भाई किसी ऑब्जेक्ट पर, यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसको पुश करना चाहते हैं, पुश, धक्का देना चाहते हैं। मान लो को पत्थर है, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पत्थर को धक्का दिया कि आगे बढ़ो, नहीं बढ़ा। अब हम क्या किए, 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ, 10 से 30 हो गया, लेकिन इसका यूनिट फिक्स है, न्यूटन। तो फोर्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसलिए इसका नाम है डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल, स्पीड की बात करता हूं। स्पीड पर आइए, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं, कोई कहता है हमारा कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। बड़ा सज्जन व्यक्ति भाई, अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है। कोई कहता नहीं, हम तो 80 किलोमीटर पर आवर से कम कभी चलते ही नहीं है। अरे भाई, आप 40 बोल रहे हो, आप 80 बोल रहे हो, लेकिन दोनों क्या बोल रहे हो, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है। या 80 चलाने वाला मान लो 60 पे आ गया, 70 पे आ गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन उसका यूनिट फिक्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स होगा। इसलिए ऐसे वेरिएबल का नाम रखा जाता है डायमेंशनल वेरिएबल। जरा डेंसिटी की बात कर लीजिए। डेंसिटी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। डेंसिटी, हम कहते हैं वाटर का डेंसिटी होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हम कहते हैं मरकरी का डेंसिटी होता है 13.3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। भाइयों बहनों,
डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए वैल्यू अलग अलग है, लेकिन बार बार यूनिट वही है, इसलिए वेरिएबल तो है, लेकिन इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है. सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल. तो वेरिएबल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल एंड सेकेंड इज डायमेंशनल वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? दोज क्वांटिटीज और टर्म हुज वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएबल. तो अभी आपने दो टॉपिक यहां सीखा है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल. इन दोनों टर्म का डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे यूज होता है वो आपको न्यूमेरिकल के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में. पहले एक न्यूमेरिकल यहां बनाते हैं, देखते रहिए कैसे. यहां पर देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैसे हम लोग कांस्टेंट को हटाते हैं डायमेंशन में. यहां पर एक एग्जांपल है, फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इनटू Q2 बाई R स्क्वायर. यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इसकी चार्ज Q1 और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसकी चार्ज Q2. सेपरेशन होता R और दोनों बीच में जो फोर्स लग रहा है F है. तो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है. अभी आपको एक क्वेश्चन का मोड बता रहा हूं. मोड क्या है? एक फॉर्मूला गिवेन रहेगा, उसमें सारे लेटर का इंफॉर्मेशन गिवेन रहेगा, एक लेटर का इंफॉर्मेशन गिवेन नहीं रहेगा और उसी लेटर का मांगेगा आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस इज अ मोड ऑफ क्वेश्चन. बात जरा समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं. एक फॉर्मूला गिवेन रहेगा, सारा लेटर का इंफॉर्मेशन गिवेन रहेगा, एक लेटर का इंफॉर्मेशन गिवेन नहीं रहेगा और उसी का मांगेगा आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस इज अ मोड ऑफ क्वेश्चन. सॉल्यूशन का क्या तरीका होगा? यहां पर जैसे इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, Q1 Q2 जान लीजिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा. Q1 Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज है, R सेपरेशन है और F है दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स. और इप्सिलॉन नॉट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और हमसे कहता है इप्सिलॉन नॉट का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला. ये हमारा क्वेश्चन का मोड है. चलिए इसको सॉल्व करता हूं. जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख दिया, ये हमारे पास गिवन था. बनाने का क्या ट्रिक्स है? जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए ना. लीजिए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, ये 1/4 पाई F और यहां पर Q1 इनटू Q2 बाई R स्क्वायर. अब जरा गौर करेंगे, यहां पर जो आया है फॉर्मूला उसमें 4 पाई नजर आ रहा है. तभी थोड़ा देर पहले बताए थे ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस. सारे नंबर डायमेंशनलेस होता है, इसलिए 4 पाई को हटा देंगे. ये कहते हुए हियर 4 पाई इज डायमेंशनलेस. ये कह दीजिए कि आप डायमेंशनलेस है. डायमेंशन के बाजार में आपकी कोई वैल्यू नहीं है. भाग यहां से. एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय F इंटू R स्क्वायर. अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो ये फिजिक्स की कन्वेंशन है, फिजिक्स की परंपरा है. स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया जाए. इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए. अब Q1 क्या है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज. मैं लाइव क्लास में सारे फिजिकल क्वांटिटी का, ऑलमोस्ट 40 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने सिखाए हैं. तो जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइव क्लास ज्वाइन करें, फिर आपको हम बताएंगे उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला. फिलहाल देखते रहिएगा. इलेक्ट्रिक चार्ज का होता IT, उसको AT भी कह सकते हो. Q1 का हो गया तो Q2 का भी होगा IT, क्योंकि वो भी तो चार्ज है. अब आइए F क्या है? फोर्स. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी टेबल से देख सकते हैं, ml T पर पावर -2. और R क्या है? सेपरेशन यानी लेंथ. L होगा लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए. इधर बिग ब्रैकेट. बिग ब्रैकेट नहीं देंगे तो गलत माना जाएगा. ये कन्वेंशन है फिजिक्स की, परंपरा है, उसको ढोना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर. नीचे है M L पर पावर 3 T पर पावर -2. इसको सजा दीजिए.
जनरली पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, उसके बाद जो है उसको लिखते हैं। ऐसे आप आगे पीछे कुछ भी लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, 2 है और i का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला है। हम जो एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं ऐसे लिखा जाता है, ऐसा एप्सिलॉन नॉट का स्पेलिंग जरा ध्यान लगाइएगा, ये है एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आपको हम ये बताने की कोशिश की है कि अगर एक फार्मूला गिवन रहेगा और एक टर्म अननोन रहेगा तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। लास्ट एक बार फिर सुन लीजिए इसका ट्रिक्स। जिसका डायमेंशनल फार्मूला मांगेगा उसको एक साइड, बाकी सब एक साइड, और फिर सारे फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला रखते जाइए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ओर, इसको समझिए। देखिए बच्चों, अभी एक बड़ा सुंदर टॉपिक आपके सामने आया है। वो टॉपिक आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यह एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे डायमेंशनल एनालिसिस को, पूरे डायमेंशनल एनालिसिस पर डिपेंड क्वेश्चन को फिंगर पर नचा देता है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसे यूं ही चुटकी में नचा दीजिएगा भाइयों बहनों। तो आइए हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ओर। हम इस टॉपिक को जाने इससे पहले टर्म पहचानने आप सीखिए कि अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला गिवन है तो उसमें कितने टर्म हैं। आइए जरा इसको पहले सीखता हूं। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहां लिख रहा हूं v = p/d, यह एक फॉर्मूला है। हम यहां लिख रहा हूं s = ud, आपसे जाना पहचाना फॉर्मूला, ud + ½ ad²। एक और यहां लिख रहे हैं h = 2t cos θ by r rho g। एक और लिख रहे हैं t = 2π √L/g। हम कहते हैं इन चारों इक्वेशन में बताओ भाई कितने टर्म्स हैं। सबसे पहले इसमें मैं पूछ रहा हूं, बताओ कितने टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म पहचानने अगर सीख जाइएगा तो एक स्टेप आप आगे बढ़िए। टर्म की पहचान होती है प्लस और माइनस से। जैसे दिखाता हूं, उधर आप जाएंगे उससे पहले देखिए x × y × z × p × q, सब मिला के एक टर्म। अगर इसको ऐसे लिख दें x + y + z + p + q, अब यहां कितना टर्म है 1 2 3 4 5। अब यहां हो गया 5 टर्म्स। तो टर्म्स की पहचान होती है प्लस और माइनस से। कितनों हो क्वांटिटीज अगर एक साथ मल्टीप्लाई किया हो तो वहां समझ जाना टर्म एक होगा। अब जरा आइए इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। बताओ इसमें कितने टर्म हैं। एक भी हो गया, एक पूरा मिलाक हो गया, 2 टर्म। इसमें कितना टर्म है, एक s, दूसरा ut, तीसरा ½ ad²। कितना टर्म, 3 टर्म्स। इसमें जरा देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे h अकेला एक टर्म और इस सब मिला के एक टर्म, चूंकि सब के बीच में इंटू का साइन है। देखिए तो कितना टर्म्स, 2। यहां भी कितना टर्म्स, 2। तो टर्म पहचानने आपको आना चाहिए। जैसे एक और लिखते हैं pv = nRT, बताओ इसमें कितना टर्म्स, कहेंगे 2। तो भाइयों बहनों टर्म पहचानने आना चाहिए। v² = u² + 2s, कितना टर्म्स, 3। समझ गया आप। देखिए एक v², एक u², दूसरा 2s। ये मत, इसको मैं ऐसे मत काउंट करना 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ऐसा नहीं, 1 2 3 टर्म्स। तो टर्म्स पहचानने आप सीख गए। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला गिवन है
तो हम उस फिजिकल फॉर्मूला को टेस्ट कर सकते हैं, डायमेंशन के आधार पे राइट है या डायमेंशन के आधार पे रॉन्ग है। यह एक ऐसा टेक्निक और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी फिजिकल फॉर्मूला को टेस्ट कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे वो डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली रॉन्ग है। लेकिन इस टॉपिक को हम 3 तरीके से डील करेंगे, और वो तीनों तरीका अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आईटी की बात करो, एनआईटी की बात करो, बीआईटी की बात करो, सारे का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाइयों बहनों, चलिए पहला तरीका सिखाने जा रहा हूं। लीजिए एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिख रहे हैं, सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन को 9-10 में देखे भी आप हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन भी लगाए होंगे, यहां तो बहुत लगाइएगा। इसी को हम देखना चाहते हैं ये डायमेंशन के आधार पर राइट है या रॉन्ग है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला टेक्निक के द्वारा वो कहता है, देख लो उसको अच्छा से, कितने उसमें टर्म है। अगर सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाता है तो वो फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशन मेथड से राइट होता है, और अगर किसी भी टर्म का डिफरेंट हो जाए तो रॉन्ग हो जाता है। इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन ए गिवन फिजिकल फॉर्मूला इज सेम, देन दिस फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर किसी फिजिकल फॉर्मूला में जितने टर्म्स हैं, सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तो राइट होगा। चलिए पहला टर्म कौन है? v। v क्या है वो भी जरा जान लो भाई। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। समझ रहे हैं आप? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टेबल से आप देख सकते हैं, l टेपर पावर -1। अच्छा, कौन हो वेलोसिटी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, साउंड की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना जी। तो लीजिए u का निकालो, ये भी वेलोसिटी इनिशियल है, l टेपर पावर -1। अब इन दोनों एक साथ निकालो, at, a क्या है बताइए आप? कहेंगे एक्सेलरेशन। चार्ट देख लीजिएगा, l टेपर पावर -2। टाइम का क्या होगा? बड़ा T। सॉल्व कर दीजिए, l टेपर पावर -1। प्यारे भाइयों बहनों, 3 टर्म था, 1 2 3, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, सेम आया या डिफरेंट? कहेंगे सेम। सो दिस फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। और हम लोग तो 9-10 से जानते आ रहे हैं ये फिजिकल फॉर्मूला मैथमेटिकली भी करेक्ट है। तो चलिए, आपने पहला तरीका चेक किया, इसको हम ए लिख देते हैं। 3 मेथड से बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये भी कहना है कि अगर LHS का टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला और RHS के टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इक्वल आता है तो वो फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, और अगर डिफरेंट आता है तो रॉन्ग होगा। LHS का पहले निकालता हूं। LHS में कौन सा टर्म है भाई? V आपका है, V वेलोसिटी है, l टेपर पावर -1। RHS का आइए, RHS में कौन कौन है? u + at, एक साथ लीजिए, RHS में पूरा आ गया। वेलोसिटी का l टेपर पावर -1 प्लस एक्सेलरेशन का l टेपर पावर -2 और यहाँ t। अब इसको आप सॉल्व करें, l टेपर पावर -1, यहाँ कितना हो जाएगा? l टेपर पावर -1। एक गो दुगो, तो यहाँ l टेपर पावर -1। अब बच्चा सोचता होगा कि सर यहाँ तो रॉन्ग आ गया। कैसे बच्चों? यहाँ आया l टेपर पावर -1, आप सोचेंगे सर यहाँ तो 2 आ गया एक्स्ट्रा। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे डायमेंशन के बाजार में किसी नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस है, इसलिए 2 रहे, 20 रहे, 30 रहे, उससे मतलब नहीं है। आप ये देखिए और ये देखिए, सेम है, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। कहेंगे सर ठीक है, 2 मेथड तो समझ में आ गया, सारा टर्म का सेम आया, डायमेंशनल फॉर्मूला तो राइट होगा, LHS और RHS में बराबर आया तो राइट होगा। तीसरा क्या है? तीसरा टेक्निक ही ऐसा है जो IIT लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तीसरा टेक्निक क्या है, जरा आइए इसको हम समझते हैं। अब हम थर्ड टेक्निक के द्वारा ही आप क्लियर कट समझ पाइएगा कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को डायमेंशनली कैसे चेक किया जाता है, और अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला गिवन है और वो डायमेंशन के आधार पर राइट है और किसी अननोन टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड टेक्निक जरा समझिए आप।
हम एक इक्वेशन आपके सामने ले रहे हैं, x इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी प्लस टी। यह एक ऐसा इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, ये मैं आपको कह रहा हूं, जहां x बताता है डिस्प्लेसमेंट और t बताता है टाइम। लेकिन हमसे कहता है c का जरा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो मैं थर्ड टेक्निक को डील करने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड टेक्निक जो कहा है, लाइक टर्म विल बी एडेड, लाइक टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड, मैं उसको डील करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, x है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, और क्वेश्चन कह रहा है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो जो डायमेंशनली करेक्ट है तो सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछते हैं। आप मैट्रिक क्लास के अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, आगे भी अच्छा रहिएगा, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन जरा इस एडिशन को करके दिखाओ। 2 मीटर प्लस 4 सेकेंड, जरा ऐड करो। कहेंगे सर ये कैसे ऐड होगा, क्यों नहीं होगा, जरा सोचिए आप। चलिए 6 मीटर प्लस 8 kg ऐड करो, ऐड करो। नहीं ऐड हो रहा है क्या? अच्छा देखो क्यों नहीं हो रहा है। चलिए 4 मीटर प्लस 6 मीटर, इसको ऐड करो। कहेंगे सर ये तो बच्चा खेला हो गया, ये तो हम नर्सरी में सीखे हैं 10 मीटर। भाइयों बहनों, ये जरा बताओ इसका एडिशन क्यों नहीं हुआ, इसका एडिशन क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीजन क्या आया और इसका एडिशन क्यों हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट है, और जब दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो एडिशन हो रहा है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और ये मास है, इसके एडिशन नहीं हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, इसके एडिशन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? लाइक क्वांटिटी ही ऐड हो सकता है, लाइक क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। डिफरेंट क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। इसी कंसेप्ट के आधार पर जरा चलिए आप आगे। तो टी क्या है? टाइम। और अगर ये फिजिकल फॉर्मूला राइट है तो टाइम के साथ जो ऐड हो रहा है वो भी क्या होगा? टाइम। तो सी हो गया टाइम। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये टाइम है इसलिए कैपिटल टी, ये इसका आंसर हो गया। तो थर्ड ट्रिक्स कहता है लाइक क्वांटिटी विल बी एडेड, लाइक क्वांटिटी विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो भाइयों बहनों, अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को 3 तरीका से समझा है। जरा इसको हम एक बार रिफ्रेश मार देते हैं। पहला ये था कि अगर कोई फिजिकल फार्मूला गिवन है, सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, तो वो फिजिकल फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। दूसरा था LHS वाला टर्म का डायमेंशनल फार्मूला निकालो और RHS वाला निकालो, अगर सेम आता है तो पर भी करेक्ट होगा। और तीसरा कहता है कि लाइक टर्म ही ऐड हो सकता है, लाइक क्वांटिटी का एडिशन होता है, लाइक क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंट क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये ध्यान रखना। हम आइए जरा इस पर एक और आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर हम आगे चर्चा और बढ़ाते हैं। ये तीनों ट्रिक्स आप सीख गए हैं, लेकिन इस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। एक और जरा चेक करता हूँ। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। हम कहते हैं जरा इसको चेक करके दिखाओ। चेकिंग प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। हम बताते हैं T है टाइम पीरियड, L है लेंथ और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे, जरा इधर समझिए। यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक बॉब लटक रहा है, ये पेंडुलम हो गया। ये चक्कर काटते काटते यहाँ पर आएगा, ये चक्कर काटते काटते यहाँ पर आएगा। चलो OAB। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसकी लेंथ L है और ग्रेविटी G है। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। हम कहते हैं जरा इसको चेक कीजिए, डायमेंशनली राइट होगा या डायमेंशनली रॉन्ग होगा। चलिए जी, T टाइम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला T। LHS को तो निकल गया, आप LHS भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा। अब RHS का आइए, तो RHS में 2 पाई भी नजर आ रहा है। क्या 2 पाई को लेकर चलेंगे? बिल्कुल नहीं, 2 पाई डायमेंशन लेस है, आउट ऑफ मार्केट है, हटा दीजिए उसको। अब इसको बनाइए। चलिए यहाँ पर इस तरह से, लेंथ का क्या होगा L, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी का एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटी का हो, मैग्नेटिक का हो, किसी का एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। लीजिए कट गया,
ऊपर जाएगा टी स्क्वायर, प्यारे भाइयों बहनों बाहर निकलेगा टी। LHS का और RHS का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसलिए ये फिजिकल फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो कैसे चेक होता है वो आपको सिखा रहे थे। थर्ड एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, जरा देखते रहिएगा, वहां से अंदाजा मिलेगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ v इक्वल टू a प्लस b बाई सी प्लस टी, वेयर t इक्वल टू टाइम, v इक्वल टू वेलोसिटी, तो कहता है फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, b एंड c। देखिए यहां पर एक रफ क्वेश्चन आपको दिए हैं, v इक्वल टू a प्लस बी बाई सी प्लस टी। ये आपसे नहीं कह रहा है कि चेक करो ये डायमेंशनली राइट है या डायमेंशनली रॉन्ग है, ये नहीं कह रहा है। यहां पर ये कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में v और t के बारे में बता दिया गया है, और कहता है a b c का डायमेंशनल फार्मूला निकालो। इसको थर्ड एप्लीकेशन के साथ कैसे बनाते हो वो देखिए आप। चलो जी, इक्वेशन गिवन है, हमको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए a का, b का और c का। तो ई बताओ, इधर वेलोसिटी है, इसको पता नहीं, इसको भी पता नहीं, लेकिन कितने टर्म है? तो एक गो, दुगो, तीन गो, कै गो टर्म हुआ? तीन गो। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम। तो यहां लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। अब मैं पूछना चाहता हूं ए का बी के साथ इक्वेट, भी के साथ इक्वेट क्यों कर रहे हैं? आप कहिएगा सर क्योंकि भी तो हमारा नोन है, वो वेलोसिटी है। तो यहां हो जाएगा L टेपर पावर -1। चलिए ए का निकल गया। अब निकालना चाहते हैं B का और C का, लेकिन B से पहले C का निकालो, और कंसेप्ट वही। T क्या है? टाइम। तो टाइम के साथ जो प्लस हो रहा है वो भी क्या होगा? टाइम। तो यहां पर हो गया T। अब निकालना हमको किसका भाई? B का। तो ये बताओ, C टाइम हो गया, T टाइम हो गया, तो पूरा मिला टाइम हो गया। टाइम प्लस टाइम क्या होता? टाइम। 2 टाइम 3 टाइम को मतलब नहीं, टाइम। तो b बाई टी पूरा मिला के एक टर्म, ये पूरा मिला के एक है, दैट इज इक्वल टू v। अब आपको निकालना किसका है? b का। तो v इंटू टी, लीजिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा? L टेपर पावर -1, और यहां पर t, ये कैंसिल, और आ गया L। इस प्रकार से हम तीनों का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए। तो कैसे प्रिंसिपल होमोजेनिटी पर क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बना बना के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बताने जा रहे हैं, उसको जरा समझिएगा। प्रिंसिपल होमोजेनिटी से क्या कंक्लूजन निकल के आया है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम यहां पर फिर से इक्वेशन लिख रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या ये मैथमेटिकली राइट है कि नहीं? कहेंगे सर ये मैं पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूं, ये मैथमेटिकली राइट है। मैं भी कह रहा हूं ये मैथमेटिकली राइट है, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करते हैं तो यही आता है, ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करते तो यही आता है, और अभी थोड़ा देर पहले डायमेंशन से चेक किया तो यही आया। मैथमेटिकली राइट है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं, मैथमेटिकली राइट है और डायमेंशनली भी राइट हो गया। हम यहां कहते हैं जरा 2 लगा दो। अब देखो v का निकालेंगे तो L टेपर पावर -1, u का निकालेंगे तो L टेपर पावर -1, 2 को तो छोड़ देंगे, at का निकालेंगे तो L टेपर पावर -2 और t, बोलो कितना बचेगा? L टेपर पावर -1। तो यहां पर भी तो डायमेंशनली राइट हो गया, लेकिन क्या ये मैथमेटिकली राइट है? नहीं। तो एक पॉइंट जरा समझ लो, हालांकि डायमेंशन में और आगे बात होगी, लेकिन इस पॉइंट को समझ लो। अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो मैथमेटिकली रॉन्ग भी हो सकता है। इस पॉइंट को पकड़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना डायमेंशनली करेक्ट होगा सब रॉन्ग होगा। मैं ये कह रहा हूं जो डायमेंशनली करेक्ट है मे बी मैथमेटिकली रॉन्ग, लेकिन जो मैथमेटिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। एक पॉइंट को माइंड में रखिएगा।
तो आज का जो टॉपिक चला, इस सारे टॉपिक का हम नोट्स जो होता है पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और दिया भी जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का क्लास पीछे का छूटा हुआ है, डायमेंशनल फार्मूला बनाने का चार्ट, वो लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ज्वाइन करेंगे हम आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेंड करेंगे, तो उसके बाद आपका डाउट्स या कोई भी क्यूरीज है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बने रहिए। हम आज आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।